नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं प्रश्नों की, तो इसी के अंतर्गत इससे पहले हमने सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के प्रश्न और करंट अफेयर के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी के जो है वो प्रश्न, और ये हमारा सेट नंबर 14 शायद जो है वो चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है आपको छांटना है। टोटल 25 प्रश्न हम देखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना या फिर दूर के ढोल सुहावने। पिछले वाले सेट में हमने आपको बताया भी था कि क्या होता है मुहावरा, क्या होता है लोकोक्ति। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका कौन सा सही होगा। तो दूर के ढोल सुहावने ये आपकी लोकोक्ति होती है, और यहाँ पर यही पूछा गया है कि कौन जो है वो मुहावरा नहीं है। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी लोकोक्ति जो है वो नहीं है। अक्ल बड़ी बड़ी या भैंस, अंधा क्या चाहे दो आंखें। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। एक अनार 100 बीमार, सिर ओखली में देना। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका जो है वो सही होगा। आपको बताना है इनमें से कौन सी लोकोक्ति जो है वो नहीं है। अक्ल बड़ी या भैंस, अंधा क्या चाहे दो आंखें, एक अनार 100 बीमार, सिर ओखली में देना। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आंसर की बात करते हैं यहाँ पर, सिर ओखली में देना ये आपकी जो है वो लोकोक्ति नहीं है, ये आपका मुहावरा है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सी क्रिया जो है वो द्विकर्मक नहीं है, आपको बताना है। राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ जो है वो नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सी क्रिया यहाँ पर कैसी नहीं है, द्विकर्मक नहीं है। तो द्विकर्मक नाम से स्पष्ट है, जहां पर दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, इस प्रकार से एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलते हैं। तो चार ऑप्शन है, राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। कौन सा इन चारों में से जो है आपका द्विकर्मक नहीं है पूछा गया है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, ये आपका द्विकर्मक नहीं है। आंसर आपका यही जो है वो सही होगा। बाकी सभी द्विकर्मक के जो है वो उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका चौथा, विकारी शब्द इनमें से कौन से हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, यहाँ पर विशेषण लिखा हुआ है, विशेषण नहीं है। विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण, बताइए इनमें से विकारी शब्द कौन से होते हैं। विकारी शब्द मतलब जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, चाहे वो वचन के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, वो यहाँ पर जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर एक बालक है तो हम उसके लिए बालक वर्ड यूज करते हैं, बहुत से होते हैं तो बालको यूज करते हैं, तो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। तो बालक क्या है, एक प्रकार का, तो एक प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के प्राणी या वस्तुओं का बोध हो जाता है ना। जैसे नदी हो गया, तो उसमें सभी प्रकार की नदियां आ जाती हैं। तो कहने का मतलब आप समझे कि क्या होता है विकार और क्या होता है अविकार। तो विकारी अविकारी में तो ये संज्ञा तो आएगा, तो ये लास्ट वाले तो ऑप्शन कट ही जाएंगे, क्योंकि विकारी शब्द होते हैं पूछा है। तो संज्ञा भी होता है, सर्वनाम भी होता है, विशेषण होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। इसमें भी आपका विकार उत्पन्न होता है। तो ए वाला ही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही होगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 5 की खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, या फिर परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, या श्रम करने पर कुछ भी ना मिलना। तो खोद रहे हैं आप पहाड़ यानी मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और निकली चुईया यानी कि आपको प्राप्ति, जो फल की प्राप्ति है, बहुत कम हुई। इस प्रकार से आपको इसका अर्थ जो है वो निकालना है। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ क्या होगा कि परिश्रम तो आप अधिक कर रहे हैं पर फल जो है आपको कम मिल रहा है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न, इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। मैंने आपसे पहले ही कहा है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनसे एक ना एक उदाहरण आपसे अवश्य जो है वो पूछ लिया जाता है। तो बताइए कि चोर को देखकर सिपाही जो है वो पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर जो है वो चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य शामिल होता है, उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। ये मैंने आपको बताया भी था। और यहां पर अगर आप देखेंगे आंसर कौन सा होगा इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये जो है आपका बिल्कुल सही होगा। एक चीज जैसे यहाँ पर देख रहे हैं शब्द की लिखा हुआ है, ये पहचान के लिए भी आपके होते हैं। जैसे की हो गया, आपको जो वह देखने को मिलेगा, या जितना उतना देखने को मिलेगा, जितना उतना।
या आप कह सकते हैं जैसे वैसे देखने को मिलेगा। जैसे वैसे मतलब आप समझ रहे हैं, इनका जो है वाक्य इनसे संबंधित होगा। जैसे मैं आपसे एक वाक्य कहूं कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जो है वो जाता रहा, तो जो जैसे ही सूर्योदय हुआ वो कैसा वाक्य होगा, वो प्रधान वाक्य होगा। और उस पर डिपेंड जो होगा वो बाद वाला होगा, वैसे ही कुहासा जाता रहा, उसे हम कहेंगे आश्रित उपवाक्य। तो इस प्रकार से जैसे वैसे ही क्या करते हैं, जोड़ने मिलाने वाले शब्द होते हैं। ऐसे ही आपका जहां वहां होता है, जहां वहां होता है। इसी प्रकार आपका अगर होता है, यदि, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, तो सी वाला सही होगा। अच्छा, जैसे इसमें ये सभी होते हैं, ऐसे संयुक्त में भी होते हैं। संयुक्त में आपके और होता है, एवं होता है, तथा होता है, या होता है, अथवा होता है, इसलिए होता है, फिर होता है, भी होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, लेकिन होता है, पर होता है, अतः होता है, इस प्रकार से। अगला देखते हैं, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इसमें वाच्य कौन सा है? कर्म, भाव, कृत, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। मुझसे ये काम नहीं हो सकता, कौन सा वाच्य है? तो आंसर की बात करते हैं, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, तो इसमें कर्म वाच्य होगा। देखिए टोटल 3 वाच्य के टाइप होते हैं, कर्म, भाव और कृतवाच्य। अगर कृतवाच्य की बात करें तो जिसमें वाक्य में कर्ता मुख्य होता है। नाम देखिए यहाँ कर्ता लिखा है ना, कृत में, तो स्टार्टिंग में होता है, उससे आप पहचान सकते हैं। क्रिया कर्ता का जो लिंग, वचन और पुरुष है उसके अकॉर्डिंग उसमें आती है। जैसे लड़कियां बाजार जा रही हैं, माँ रामायण पढ़ रही है, कुमकुम खाना खाकर सो गई, इस प्रकार से जो जा रही है या पढ़ रही हूँ, ये सब क्या है, सभी क्रियाएं हैं, कर्ता के अनुसार आती हैं। कर्म वाच्य में क्या होता है, इसमें कर्म वर्ड आता है, उससे आप कहेंगे कि कर्म इसमें मुख्य होता है। इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है, उसमें कर्म वाच्य होता है। जैसे लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा जो रामायण है वो पढ़ी जा रही है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई है, इस प्रकार के। और जो भाव वाच्य है, इसमें आप देखेंगे तो अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य होता है और भाव व्यक्त देखने को मिलता है। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे ठहरा नहीं जाता, मुझसे शोर में नहीं जाया जाता, जाता जाता ज्यादा आता है इसमें, तो वो तो आप भाव आसानी से पहचान लेंगे। ए वाला सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं उन्हें जो है वो क्या कहते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, तो कौन सा इनमें से सही होगा? तो संस्कृत भाषा की बात हो रही है तो तत्सम होगा। मैंने पहचानने के लिए बताया भी था कि यहाँ पर सा लिखा हुआ है, आसानी से आप पहचान सकते हैं। 9वां प्रश्न है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित जो है वो क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, या सर्वनाम है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है, इसमें वाक्य में रेखांकित जो है वो क्या है? तो आंसर की बात करते हैं तो टपकना क्या है? टपक जो है वो आप कह सकते हैं प्रकार की विशेषता बताई जा रही है, और उसकी विशेषता, ये टपकना आप कहेंगे क्रिया है, विशेषता ना कह करके, क्योंकि आखिर में ना आ रहा है ना, दौड़ना, खाना, ना, इस प्रकार से क्रिया को हम पहचानते हैं। तो ये जो है वो क्रिया है, और क्रिया की जो विशेषता बताई जा रही है वो कैसे, कि वो टपक जो रहा है वो कैसे बूंद बूंद टपक रहा है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है आपका कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो विदेशी जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। कर्पूर, मजहब, टेलीफोन, अंग्रेजी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा शब्द इनमें से विदेशी जो है वो आपसे पूछा गया है, नहीं है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं पूछा गया है। कर्पूर, मजहब, टेलीफोन, अंग्रेजी। क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ पर कर्पूर ही जो है वो सही होगा, क्योंकि ये किस भाषा का है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और आप इसे तत्सम में भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो तद्भव होगा वो कपूर होगा। कर्पूर जो है वो तत्सम में आता है, ये आपका विदेशी जो है वो नहीं है। बाकी अंग्रेजी, मजहब, टेलीफोन, ये सब विदेशी भाषा के शब्द हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का पर्यायवाची इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। सुमन, प्रसून, कुसुम, निलय। ये आपका पुष्प बहुत पूछा जाता है। पुष्प हो गया, नदी हो गया, ये सब मैंने पहले भी बताया, तो ये आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करते रहिएगा सभी लोग, आपके लिए यहाँ मेहनत की जा रही है, एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, पुष्प का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो आपका पुष्प का पर्यायवाची जो है वो निलय नहीं है। निलय किसका पर्यायवाची होता है? निलय घर का पर्यायवाची होता है, सदन का पर्यायवाची होता है, स्थान का पर्यायवाची होता है, मकान का पर्यायवाची होता है। परंतु अगर पुष्प के पर्यायवाची की बात करें तो सुमन भी होता है, प्रसून भी होता है, कुसुम भी होता है, ये सभी आपके होते हैं। तो डी वाला यहाँ पर सही होगा, क्योंकि प्रश्न में नहीं आपसे जो है वो पूछा गया था।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 कि आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है? कनिष्ठ कहलाता है, पूजनीय कहलाता है, ज्येष्ठ कहलाता है या वरिष्ठ कहलाता है? बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। अगर आयु में कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए क्या वर्ड हम यूज करते हैं? ये तो आप नॉर्मली आप आम बोलचाल में भी बोलते हैं। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ज्येष्ठ जो है वो सही होगा। ज्येष्ठ वर्ड जो है वो आयु में बड़े व्यक्ति के लिए यूज में लिया जाता है। 13 प्रश्न है, उड़ती चिड़िया पहचानना का क्या अर्थ होता है? अंतर्यामी जो है वो होने का प्रदर्शन करना, या फिर पक्षियों का विशेषज्ञ होना, या भेद की बात जानना, या फिर शिकारी होना? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना को हम कहते हैं कि अगर कोई चीज आप दूर से ही देख लें तो उस संदर्भ में हम कहते हैं, दूर से ही जो है वो किसी चीज को भाप लेना, तो उस संदर्भ में हम कहते हैं कि अंतर्यामी होने का प्रदर्शन करना, तो ये तो नहीं होगा। पक्षियों का विशेषज्ञ बिल्कुल नहीं होगा। शिकारी होना बिल्कुल नहीं। भेद की बात जानना या अंतर्यामी भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है, पर अंतर्यामी होने का प्रदर्शन करना ये इस संदर्भ में नहीं सही होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन को काटा। तो सी वाले ऑप्शन के संदर्भ में ही आपका यहाँ पर होता है। चालाकी जान लेना, रहस्य की बात जान लेना, या भेद जान लेना, या फिर दूर से भाप लेना, इस संदर्भ में आपका होता है उड़ती चिड़िया पहचानना। 14 प्रश्न आपका है कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, इसका सही अर्थ क्या होता है? निकम्मा, धूल, तत्व रहित, या खोखलापन? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आंसर की बात करते हैं। इसका अर्थ होता है कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है, जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है ना, जो सार्थक है यानी कि जो काम का होता है वो रह जाता है सूप में। आप देखते हैं ना, आपकी मम्मी वगैरह इस प्रकार से सूप लेके उसमें ऐसे ऊपर नीचे करती हैं, तो उसमें जो चीज काम की होती है वो ऊपर सूप पे रह जाती है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो उड़ जाती हैं। वही है कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, यानी जो सार्थक है उसको बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। तो इसका अर्थ यहाँ पर पूछा गया है निकम्मा, धूल, तत्व रहित या खोखलापन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन तत्व रहित जो है वो सही होगा। और एक्चुअल में मान ये आपका जो लिखा हुआ है ये पूरा नहीं है, इसके ऊपर एक और लाइन आती है और उसका एक्चुअल में पूरा मिलाकर इसका अर्थ होता है। लाइन होती है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और उसके बाद दूसरी लाइन आती है कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो ये पूरी लाइन होती है, कबीरदास जी की पंक्तियां हैं ये। तो आपका इस प्रकार से आपको याद रखना है। 15 प्रश्न है, काल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं काल हिंदी में पूछा गया है, तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, टोटल 3 प्रकार के होते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में संदेह सूचक वाक्य कौन सा है? राजा नगर में आए होंगे, राजा नगर में आए, राजन नगर में आइए, राजा नगर में आवे, इस प्रकार से दे रखे हैं ऑप्शन। बताना है आपको संदेह सूचक वाक्य कौन सा होता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका जो राजन नगर में आई है ये तो आपका विस्मयादिबोधक है, ये तो ऑप्शन कट ही जाएगा। राजा नगर में आए होंगे, संदेह प्रकट हो रहा है, बिल्कुल राजा नगर में आए हैं तो सीधे सीधे कह रहा है कि आए हैं, तो ये तो नहीं होगा। राजा नगर में आवे ये भी नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन ही आपका सही होगा, जो कि संदेह सूचक वाक्य के अंतर्गत आपका आएगा। 17 प्रश्न है, गो शब्द का अर्थ कौन सा जो है वो नहीं है, आपको बताना है। पृथ्वी, गाय, हाथी, किरण, बताइए कौन सा अर्थ इसका जो है वो नहीं है। तो गो का गाय होता है, ये तो मैंने आपको काफी बार बताया। बाकी और कौन कौन से अर्थ होते हैं पृथ्वी, किरण और हाथी में से, तो कौन सा नहीं है वो आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो गो का पृथ्वी भी होता है और आपका किरण भी होता है, पर हाथी जो है वो नहीं होता है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 18 प्रश्न, समष्टि शब्द का विलोम शब्द आपको छांटना है। व्यष्टि होता है, विशिष्ट होता है, अशिष्ट होता है, या फिर अपुष्टि। कई बार ऐसे सरल सरल क्वेश्चन विलोम के, पर्यायवाची के गलत हो जाते हैं, तो हिंदी को आप थोड़ा भी यहाँ पर कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि गलत सरल चीजें होती ना तो ज्यादा दुख होता है, इसलिए। तो बताइए समष्टि शब्द का विलोम क्या होगा। आंसर की बात करते हैं तो समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। 19 प्रश्न है, व्याकरणिक दृष्टि से शब्द जो है उसकी बात की जाए तो कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8 या 9? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। व्याकरणिक दृष्टि से शब्द के कितने भेद जो है वो होते हैं? आंसर की बात करते हैं। वैसे इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन भी जो है वो सही नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर हम देखेंगे व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर,
तो आपके रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं, 3 ऑप्शन अगर होता है यहाँ पर। उत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज होते हैं। और उसी के अंतर्गत जो विदेशज है उसमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली जो सभी भाषाएं हैं उसके भी आ जाते हैं। प्रयोग के आधार पर देखते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब आपके टोटल 8 प्रकार आ जाते हैं जब प्रयोग के आधार पर बात करते हैं। और विकार की दृष्टि से तो विकारी और अविकारी होते हैं, और अर्थ की दृष्टि से सार्थक, निरर्थक होते हैं। और इस प्रकार से अगर देखेंगे तो व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा आएगा, तो यहाँ पर जो 8 है वाला ऑप्शन है ये सही हो सकता है अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बाकी सी वाला ऑप्शन के साथ हम जाते हैं। 20 प्रश्न देखते हैं। अवस्था में अपने से बड़े जो सुपरिचित व्यक्ति है उसको पत्र लिखने में उपयुक्त संबोधन क्या होता है? प्रियवर होता है, मान्यवर होता है, बंधुवर होता है, महोदय होता है। अगर कोई अवस्था में अपने से बड़े सुपरिचित व्यक्ति को जो है पत्र लिखा जा रहा है उस संदर्भ में पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो मान्यवर आपका जो है वो सही होगा। मान्यवर शब्द जो है वो लिखा जाता है। 21 प्रश्न, वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम? तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो सही हो जाएगा। जिस सर्वनाम का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा दूसरों के लिए या खुद के लिए किया जाता है। जैसे लिखा है ना, वो स्वतः ही जान जाएगा, तो इसमें वह पूछा गया है, सर्वनाम है। तो ये जो वह यूज किया जा रहा है किसी और के बारे में बात करने के लिए किया जा रहा है। जैसे मैं आप कहूं या हम कहूं तो ये आप किसके लिए कहेंगे, तो खुद के लिए कहेंगे। वक्ता द्वारा अगर खुद के लिए कहा जाता है तो मैं या हम का यूज किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और अगर तुम और आप की बात करेंगे तो सुनने वाले के लिए, जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है उसकी बात हो जाएगी। और यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, ये किसी और के बारे में अगर बात की जा रही है तो वो वह जो है यहाँ पर किसी और के बारे में बात की जा रही है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपका सही होगा। 22 प्रश्न है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा वाक्य है? रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। संयुक्त क्रिया का उदाहरण मैंने अभी आपको सब एग्जाम्पल भी बताए थे। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये आपका वाक्य जो है वो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो बस आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 प्रश्न है, सरल या साधारण वाक्य कहते किसे हैं? जो छोटा हो या जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, या जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, या जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। कौन सा बताइए इनमें से सही होगा। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है, सरल या साधारण वाक्य जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 24 है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? मोहन है, खरीदारी है, घूमना है या बाजार है? उद्देश्य क्या है आपसे ये पूछा गया। उद्देश्य और विधेय जो होते हैं वो होते हैं, तो उद्देश्य में हम कहते हैं जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, अर्थात कर्ता, वो होता है उद्देश्य। और जो कुछ कहा जाए वो होता है विधेय, जिस इंग्लिश में हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहते हैं शायद इसको। तो यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया, यानी पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है। तो मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, किसके संदर्भ में बात हो रही है, उसके आधार पर आंसर आप बताइए। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मोहन के बारे में बात हो जाए, तो बस ए वाला ऑप्शन उद्देश्य हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। 25 टोटल हमारे 25 प्रश्न है, एक क्वेश्चन इसके बाद हम आपसे भी पूछेंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। तो प्रश्न आपका है, इनमें से मिश्रित वाक्य आपको पहचानना है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो बताइए कौन सा इसमें से मिश्रित वाक्य है। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, मैंने बताया था ना कि कीवर्ड से एक आपका मुख्य, एक आपका उस पर डिपेंडेंट, इसको आश्रित कहते हैं। बस यही है, मैंने सुना है कि इससे जुड़ा हुआ है, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। और वाला ये जब जो है वो संयुक्त को पहचानने के जो है मैंने आपको बताए थे। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। नदियों से क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का जो उद्गम का स्रोत होता है, सोर्स होता है, वो आपका कहाँ होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, या फिर सह्याद्री पहाड़ियां, या फिर ग्वालीगढ़ पहाड़ियां, या फिर अमरकंटक पहाड़ियां? तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा।
लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।